तिलकराज बेहड़ जो आपके प्रतिद्वंदी हैं, उन्होंने कर्मचारियों को लेकर, अधिकारियों को लेकर वहां धरना दिया है। उस पर देखो, विधायक हैं, उनकी जिम्मेदारी है और 4 साल से वो वहाँ की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उसको हल नहीं करा पा रहे हैं। राम सुमेर शुक्ल ने वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे और तराई को बसाने का उनका बहुत बड़ा हाथ रहा और बहुत बड़ा परिश्रम किया। पूरी एक तरह से उन्होंने क्या कुछ नहीं किया तराई को बसाने के लिए। आज रजत मिश्र यहाँ पर सत्र में एक मुद्दा उठता है प्लेन और पहाड़ का। मूल निवास पत्र प्रमाण पत्र के लिए पहाड़ कहता है कि नहीं मिलेगा। सामान्य नागरिकों के लिए देना है, वो प्रावधान राज्य में है नहीं। तो पहाड़ के दर्द को समझना होगा। पहाड़ को मैदान से लड़ाकर जो लोग राजनीति करना चाहते हैं, उनकी राजनीति से पहाड़ का भला और राज्य का भला और तराई का भला होने वाला नहीं है। नहीं सुना जी, वहां पर बात आप मत घुमाइए। बात ये बताइए सिर्फ कि उत्तराखंड में अगर ये यहाँ था, प्लेन के लोग यहाँ रहते हैं और तब जो पहाड़ के लोग थे वो रुद्रपुर में उतर के प्लेन्स में यहाँ के रहे हैं, तो क्या 15 साल के ऊपर जो लोग रहने वाले हैं, क्या मूल निवास पत्र उनको मिलना चाहिए? आपके भी बच्चे हैं, भतीजे हैं, जो उनके बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे, मूल निवास उनको चाहिए या नहीं? मूल निवास पर बेहड़ चुप है, इस तरह की बात पर बेहड़ नहीं बोलते। तो बेहड़ जी से पूछना चाहता हूँ, मूल निवास पत्र उनको मिलेगा? मूल निवास की तो आवश्यकता ही किसी को नहीं है। मूल निवास जारी ही नहीं होता किसी स्टेट से। पहाड़ के लोगों को आवश्यकता है, पहाड़ को भी जारी नहीं होता मूल निवास। तो मूल निवास का मुद्दा उठा ये कैसे? संवैधानिक चीज है ही नहीं है। मूल निवास केवल जाति प्रमाण पत्र देने में जनजातियों को मूल निवास की आवश्यकता होती है कि उस स्टेट का व्यक्ति है, उस स्टेट का व्यक्ति उस स्टेट के जातीय उसका लाभ ले। हाँ शुक्ला जी, एक चीज अगर देखी जाए तो अगर आपके वरिष्ठ विधायक हैं मुन्ना सिंह चौहान, जो कि एक विवादित बयान देते हैं और उनके पूरे प्रांत में उनके पुतले फूके जाते हैं और उनके गले में मालाएं डाली जाती हैं। मैं नहीं कह सकता क्या माला बना के डाली गई, आपने देखा होगा। ऐसे बयान भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे क्यों दे देते हैं? उनको एससी का दर्जा वो मांग रहे थे, कुछ गलत ऐसा क्या था? आप मुन्ना सिंह चौहान का क्या विरोध करते हैं इस बयान का? एक साल में 2 बार हो गया उनका। मैं मुन्ना सिंह चौहान जी के विचार से सहमत नहीं हूँ और ये उनके व्यक्तिगत विचार है, भारतीय जनता पार्टी के विचार नहीं। जी, कि बिहार की बात आई चर्चा में, हमारे आपकी चर्चा में बिहार की बात आई और सरकार आप, मैं यहाँ की बात करूंगा। देखिए, किच्छा की बात नहीं फिलहाल नहीं करूंगा। किच्छा के आप 2 बार एमएलए रह चुके हैं, फिलहाल इस समय पूर्व है। मैं रुद्रपुर की बात करूंगा क्योंकि रुद्रपुर में आपका निवास है। रामपुरा क्षेत्र में वैसे भी आप, अगर आपको कहा जाए तो छात्र जीवन से आप नेतागिरी में है, नेता नगरी में रहे आप, एमपी एमएलए और सब कुछ रह चुके हैं। 20,000 वोट लगभग रामपुरा बस्ती में है, मलिन बस्ती में, और आपको भी बड़ा अच्छा मानते हैं। वहां पर अभी यहाँ विधायक, पूर्व विधायक और प्रेजेंट टाइम के विधायक में दोनों में बड़ी जुबानी जंग हुई थी। क्या उसका असर उस पर चुनाव में आएगा? 2027 की रणनीति क्या रहेगी? 2000 मुझे अभी चुनाव से पहले हत्यारा ना साबित कर दें, रेपिस्ट साबित ना कर दें। वो इसमें वो कोई भी हथकंडा ऐसा लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। वो चाहते हैं कि राजेश शुक्ला चुनाव हार गया, लेकिन मेरा भय सता रहा है, मेरा भूत सता रहा है उनको, कहीं ऐसा ना हो कि फिर से जीत जाए, मुझे हरा ना दे। इसलिए चुनाव के पहले पहले राजेश शुक्ला की चरित्र हत्या कर दो। शुक्ला जी, एक सवाल मेरा और होगा आपसे कि आपने किच्छा में, मतलब वहां पर एक झगड़ा मुक्त कहे आपने जैसा बताया, रुद्रपुर का क्या होगा? रुद्रपुर में मैं यही जानना चाहूंगा कि रुद्रपुर में इस समय जो चल रहा है माहौल, इस समय लोग जो निचुल भूमि पर रहने वाले लोग हैं, उनके दिलों में धड़कन रहती है बुलडोजर की कि किस समय बुलडोजर आकर के हमारा मकान गिरा देगा। से आप चुनाव कहां से लड़ेंगे ये भी आज कंफर्म कर दिए। आप चुनाव किच्छा से या रुद्रपुर से? देखिए, रह गई चुनाव की बात। बड़ा स्पष्ट है कि मैं किच्छा से 2 बार विधायक हूँ, इस बार भी लड़ा हूँ और मुझे 40,000 से अधिक वोट पड़े। जी, दुर्भाग्य से मैं हार गया, अलग बात जी, है। जी, जी। मैं 4 साल से किच्छा की तैयारी कर रहा हूँ और मैं किच्छा से ही लड़ूंगा, इसमें कोई किसी को संशय नहीं होना चाहिए। जी। शुक्ला जी, एक चीज और, हमारे लास्ट में जाते जाते एक सवाल और हमारा होगा कि आपने किच्छा मुक्त किया परेशानियों से और कई चीजों से, लेकिन रुद्रपुर में आपका निवास है, तो आपका भी याद बनता है कि रुद्रपुर नशा मुक्त और मौत मुक्त कैसे होगा? नशा लोग ज्यादा कर रहे हैं और ये ओवरलोड जो डंपर है उससे लोगों की जाने जा रही, मौतें हो रही, उसके लिए आप क्या कहें? शुक्ला जी, पुलिस बड़ा अच्छा काम कर रही है। हमारे यहाँ के जो एसएसपी मणिकांत मिश्रा जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सारे उनकी प्लानिंग अच्छी है, बहुत कुछ अच्छा है, अच्छा लगता है। जरा सी कोई भी गलतियां करता है, वो अगर पकड़ के जाता है तो उसकी टांग में गोली भी मार देते हैं और हालांकि उसकी जिंदगी नष्ट नहीं होती, गोली भी सही तरह से मारी जाती है या लगती है। लेकिन लोगों के अंदर भय पुलिस का क्यों नहीं है? कारण क्या है? किस पर ये सवाल उठता है?
नहीं नहीं, वो जान से वो मारना नहीं मुठभेड़ में चाहती है, ही मारती है। मुठभेड़ में ही लगती है वो। बिल्कुल सही। तो लग गई होगी, गोली लगती है, अच्छी बात है, अपराधी में डर होना चाहिए। और ये आप सही कह रहे हैं कि चिंता का विषय है कि अपराधी में डर कम क्यों है। इसमें हमें हमारे कानून को भी सख्त होना चाहिए, न्यायपालिका को भी थोड़ा और ध्यान देना चाहिए। लोगों को लगता है कि अपराध अपराध कर लेंगे और कोर्ट से जमानत लेके आ जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वागत समाचार 24। इस वक्त मेरी मौजूदगी है पूर्व विधायक किच्छा से राजेश शुक्ला जी के साथ। आज उनसे चर्चा करेंगे। विधायक जी, स्वागत समाचार 24 में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। विधायक जी, इस समय तिलकराज बेहड़ जो आपके प्रतिद्वंदी हैं, उन्होंने कर्मचारियों को लेकर, अधिकारियों को लेकर वहां धरना दिया है। उस पर आप पर भी आरोप लग रहे हैं कि अभी तक आपने उस पर कुछ नहीं, कोई क्या टिप्पणी आप उस पर करना चाहेंगे, क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया रहेगी? देखो, विधायक हैं, उनकी जिम्मेदारी है और 4 साल से वो वहाँ की जो छोटी-छोटी समस्याएं हैं उसको हल नहीं करा पा रहे हैं। कोरोना काल में जो मजदूरों का कार्य दिवस घटाना पड़ा था, बजट की कमी के कारण, कोरोना में काम न होने के कारण, वो कोरोना काल के बाद उसको वापस 26 दिन होना था। ये कोरोना काल के बाद आप विधायक बन गए वहाँ से और आपने कभी वहाँ की चिंता नहीं की। अब चूंकि अगले साल चुनाव है, तो उनको याद आ रही है पंतनगर की, और इसलिए भी याद आ रही है कि मैंने अभी पिछले हफ्ते 11 तारीख को मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की थी और मैंने सोशल मीडिया को, प्रिंट मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, सबको अपनी मुलाकात के ब्यौरा जारी किया था। मैं सारा ब्यौरा दिया था कि मैं किन-किन बातों को लेके मुख्यमंत्री जी से मिला और मुख्यमंत्री जी ने बड़ा सकारात्मक ढंग से उन चीज़ों पर काम करने का हमें आश्वासन दिया। उसमें विशेष रूप से जो 2003 से पहले के जो लोग हैं जिनको स्थायी हो जाना चाहिए था, जिसमें कोर्ट का आदेश भी है, वो नहीं हो पाया था अभी। अभी कोर्ट का आदेश आया कुछ दिनों पहले उस पर। और जो ठेका कर्मी हैं, उनको 10 साल से जो है उनको स्थायी कर दिया जाए, या उनकी एक मांग है कि उन्हें उपनल के बराबर तनख्वाह दी जाए। उन एक मांग और है, पूरे पूरे 15 यूनिवर्सिटी के सारे कर्मचारियों की, सारे अधिकारियों की, सारे वहाँ के शिक्षकों की, मजदूरों की, जब सिडकुल को दी गई 15 यूनिवर्सिटी की जमीन, तो उस समय जब 1-1 रुपए में कांग्रेस सरकार टाटा को दे रही थी जमीन, 1 रुपए एकड़ के हिसाब से। ये कहा गया कि आप जब टाटा को दे रहे हैं, इंडस्ट्रीज को दे रहे हैं और खास तौर से आप मेट्रोपोलिस को दे रहे हैं आवासीय कॉलोनी बनाने के लिए, तो कम से कम 150 एकड़ जमीन में पंतनगर यूनिवर्सिटी के सभी अधिकारी, कर्मचारी, मजदूरों को भी एक आवासीय भूखंड दिए जाएं, एक कॉलोनी बनाकर, ताकि वो लोग वहाँ रह सकें। और इस संबंध में सभी की मांग पर उस समय के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ने प्रस्ताव भी करके सरकार को दिया, लेकिन सबको जमीन दी गई, लेकिन पन्नर वालों को जमीन नहीं दी गई, बल्कि वो जो जमीन प्रस्तावित थी वो भी किसी बिल्डर को बेच दी गई सरकार द्वारा। तो इन सब सारी बातों को लेके मैं अभी मुख्यमंत्री से मिला था। मैंने कहा कि भाई वहाँ 150 एकड़ जमीन में जो वहाँ के कर्मचारी, अधिकारी, मजदूर हैं, उनको सबको जमीन दी जाए आवास के लिए। और जो 15 यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, जिनकी एक लंबी कुछ लोग उनमें जो प्रोजेक्ट में काम करते हैं, जिनकी प्रोफेसर रूप में नियुक्ति हुई, लेकिन उन्हें प्रोजेक्ट का बता करके और उनको प्रोफेसर नहीं मानने का एक दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय आ गया। उसमें वो लोग हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला दिया, फिर भी अभी तक लागू नहीं हुआ वो। सुप्रीम कोर्ट चले गए यूनिवर्सिटी के लोग, सरकार के लोग। तो मैंने मुख्यमंत्री से कहा कि इसमें आप पहल करके इसको दिलाएं। और जब ये सारी चीजें जब मैंने सीएम साहब के सामने रखी और इसका जब ब्यौरा दिया मैंने मीडिया को और ये पता चला तिलकराज जी को, बेहड़ जी को, तो उन्होंने तुरंत अगले ही दिन ये घोषणा कर दी कि हम धरना देंगे। भाई 4 साल से आप कहाँ थे? चुनाव में आपको क्यों 15 के लोगों की याद आ रही है और बंगाली समाज की याद आ रही है और किसी और समाज की याद आ रही है और धोराडाम की याद आ रही है? आप तो मिनिस्टर थे उस समय जब राज्य बना था। आप विधायक थे और सत्ता पक्ष के विधायक थे, मंत्री नहीं, विधायक थे सत्ता पक्ष के। और जब उस समय जब उत्तराखंड बन रहा था, तब आपने इस बात की चिंता नहीं की कि धौराडाम को उत्तर प्रदेश को दिया जा रहा है, ये उत्तराखंड के पास रहना चाहिए, या अगर दिया भी जा रहा है तो उसमें जो आबादी बसी हुई उसका क्या हाल होगा, उसका स्टेटस क्या रहेगा? वो लोग जो वहाँ रह रहे हैं, रैसिक समाज के लोग, बंगाली समाज के लोग, पूर्वांचल समाज के लोग, गरीब लोग वहाँ रह रहे हैं, तो सब दामों में। तब आपने कोई चिंता नहीं की। आज आप केवल एक बयान दे देते हो और कहते हमने मामला उठा दिया। मामला उठाना नहीं, मामले का हल चाहिए।
बंगाली समाज का भी, अगर आपकी सरकार थी केंद्र में, प्रदेश में, और आप लगातार मंत्री भी रहे, आप लोगों ने क्यों नहीं बंगाली समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया? जब आपने शिक्षा के लिए, तिवाड़ी जी की सरकार ने शिक्षा में बंगाली समाज को दर्जा दे दिया कि शिक्षा के लिए में इनको अनुसूचित जाति माना जाएगा, पढ़ने में सर्टिफिकेट काम आएगा, नौकरी में क्यों नहीं आएगा फिर? और कामों में क्यों नहीं आएगा? ये जो दोहरा मानदंड और केवल वोट बैंक बना के रखने का खेल था, इसी वजह से आज बंगाली समाज भी उपेक्षित रहा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो प्रस्ताव बना के विधानसभा से केंद्र को भेज रखा है, और केंद्र में भी इसकी पैरवी होगी। हमारे सांसद अजय भट्ट जी ने भी केंद्र में इस मामले को उठाया था, और मुझे लगता है कि जल्दी ही बंगाली समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा सरकार देगी। कोई अगर व्यक्ति विशेष कोई बोल रहा है, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता। मैं साफ नाम लेकर कहना चाहता हूँ, मुन्ना सिंह जी चौहान जी के जो विचार हैं, मैं उन विचारों से सहमत नहीं हूँ। हमारी सरकार का मानना है, हमारी पार्टी का मानना है कि बंगाली समाज जो उत्तराखंड का उतना ही नागरिक है जितना अन्य लोग नागरिक हैं, और जो बंगाली समाज में अनुसूचित जाति के लोग हैं उनको अनुसूचित जाति का दर्जा मिलना चाहिए। जी, बहुत अच्छी बात कही शुक्ला जी आपने, अनुसूचित जाति का दर्जा मिलना चाहिए। दूसरी चीज एक चीज जानेंगे, आप भी देखिए तराई के निवासी हैं और आप यहाँ के सांसद का चुनाव भी आपने लड़ा है जहाँ तक मेरा ख्याल है, और 2 बार आप मेरे सामने ही किच्छा से एमएलए रहे हैं। अभी आपने देखा ये रजत सत्र में एक मुद्दा उठा था, और उससे पहले कि हम ये कहेंगे कि राम सुमेर शुक्ल ने वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे और तराई को बसाने का उनका बहुत बड़ा हाथ रहा और बहुत बड़ा परिश्रम किया। पूरी एक तरह से उन्होंने क्या कुछ नहीं किया तराई को बसाने के लिए। आज रजत इसमें यहाँ पर सत्र में एक मुद्दा उठता है प्लेन और पहाड़ का। आप भी पहाड़ में रहते हैं, मूल निवास पत्र प्रमाण पत्र के लिए पहाड़ कहता है कि नहीं मिलेगा, और इस पर मुद्दा उठा, बहुत गरमाया हुआ भी, आपको पता होगा। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रही? देखिए, मेरा ये कहना है कि उत्तराखंड राज्य उत्तर प्रदेश से अलग होकर के राज्य बना सन 2000 में, और 2000 में जब ये राज्य बन रहा था तो उस समय कुछ आशंकाएं ऊधम सिंह नगर के लोगों ने और हरिद्वार के लोगों ने व्यक्त भी की थी। लेकिन उस समय कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और जो बड़ी पार्टियां हैं वो उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए एक एक तरह से प्रतिबद्ध थी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसने लगातार एक साथ 3 राज्य बनाए। मध्य प्रदेश को अलग करके बनाया गया, बिहार से अलग करके बनाया गया, और एक यहाँ बनाया गया, उत्तराखंड। तो जो उसकी सीमाएं तय की गई उस समय, चाहे ऊधम सिंह नगर उसमें शामिल हुआ, हरिद्वार शामिल हुआ, या अन्य मैदानी क्षेत्र शामिल हुए, तो वो सब उत्तराखंड राज्य के निवासियों की इच्छा के अनुरूप ही शामिल हुए। क्योंकि हमारी क्या इच्छा है हमारे जनप्रतिनिधि तय करते हैं, जिनको हम चुनकर भेजते हैं, वो जो राय देते हैं माना जाता है यही जनता की राय है। जी। और उस समय जब दोनों दलों के लोगों ने, कांग्रेस और बीजेपी के लोगों ने ऊधम सिंह नगर, हरिद्वार को सबको उत्तराखंड में शामिल किया, तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड राज्य की सीमाओं के अंतर्गत रहने वाला हर आदमी इस उत्तराखंड का मूल निवासी है। जी, बिल्कुल सही। और वैसे मैं आपको बताऊं कि मूल निवास सामान्य नागरिकों के लिए देना है, वो प्रावधान राज्यों में है नहीं। यह केवल जनजातियों को और जातियों को जो लाभ लेते हैं, सर, उसका समय है कि कितने समय से उन्हें ही दिया जाता है। जी। अब जो राज्य सन 2000 में बना, और उसमें बनते समय ये तय हुआ कि राज्य में 15 साल से जो रह रहा है उसको हम यहाँ का स्थायी निवासी मानेंगे। काफी विधानसभा में डिस्कशन हुआ। उसके बाद 1985 कट ऑफ डेट बनाई गई। तो मुझे लगता है कि 1985 से जो भी यहाँ रह रहा है उसके पहले से जी। मुझे लगता है उसको राज्य की सुविधाएं मिलनी चाहिए जो सभी नागरिकों को मिलती हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, इस मामले में पहाड़ के जनमानस का, पहाड़ की जनता का, या भाबर की जनता का, तराई की जनता का आपस में कोई संघर्ष नहीं। ये जो राजनीतिक लोग हैं उनमें से कुछ लोग इस तरह की रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। जिन लोगों का पहाड़ में सुपड़ा साफ हो गया पिछले चुनाव में, विशेष रूप से कांग्रेस का, या उत्तराखंड के यदा कदा बात करने वाले यूकेडी का, तो ये लोग बिला वजह पहाड़ मैदान की बातें करके यहाँ के लोगों को आपस में लड़ाने का काम करना चाहिए। आप देखिए, कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी पार्टी रही है देश की, आप सदन के अंदर उनके विधायक कह रहे हैं तिलकराज बेड़ की गैरसैंण राजधानी नहीं होनी चाहिए, और उनके सबसे बड़े नेता हरीश रावत जी जो यहाँ मुख्यमंत्री रहे, वो कह रहे हैं गैरसैंण राजधानी रहनी चाहिए। तो अब हरीश रावत जी की बात सही मानी जाए या तिलकराज बेड़ जी की बात सही मानी, उनके नेता प्रतिपक्ष के रूप में
यशपाल आर्या जी हमारे यहीं से चुने जाते हैं, बाजपुर से। यहाँ तो कभी सवाल खड़ा नहीं हुआ कि कौन कहाँ से है। इस देश की मिट्टी एक है। हरीश रावत जी अल्मोड़ा से है, हरिद्वार जाके सांसद बनते हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी पौड़ी से जाके वहाँ सांसद बने हैं। यहाँ भी हमारे माननीय अजय भट्ट जी रानीखेत से यहाँ आकर सांसद बने हैं। तो हम लोग ये बात नहीं मानते। हम लोग ये मानते हैं कि भाई कोई कहीं, पूरे देश की मिट्टी एक है, पूरे देश में कोई कहीं जाए वहां जाके कमा सकता है, खा सकता है, काम कर सकता है। उत्तराखंड से लाखों लोग हिंदुस्तान के अन्य राज्यों में भी रह रहे हैं और बड़ी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उस राज्य के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश विकास में इतना आगे जा रहा है, आज उत्तर प्रदेश में इतना अच्छा सुशासन चल रहा है, इसको कौन दे रहा है? उत्तराखंड से जन्मे हमारे योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर जाकर के वहां से सांसद बने और आज वहां के मुख्यमंत्री हैं। तो इस तरह के जो सवाल आज लोग खड़े कर रहे हैं, ये पहाड़ है, ये मैदान है, ये भावर है, ये तराई है, हम पानी में जहर मिला देंगे तो हम डाम तोड़ देंगे, तो हम ये कर देंगे, तो हम वो कर देंगे, ये सब बातें उत्तराखंड राज्य के हित में नहीं है। मेरा ये मानना है कि उत्तराखंड देश का अभिन्न अंग है और उत्तराखंड में रहने वाला हर व्यक्ति भारतवासी है और हम सब मिलकर उत्तराखंड के विकास को आगे ले जाएं। जो लोग उत्तराखंड को लड़ाने का काम कर रहे हैं, बड़ी साफ बात है कि जिस समय राज्य बना था उस समय देहरादून इसकी राजधानी बनाई गई और ये उसके बाद पहाड़ के भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए एक राजधानी ग्रीष्मकालीन वहाँ गैरसैंण में तय हुई। भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट रूप से कहा कि गैरसैंण हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी है और देहरादून हमारी स्थायी राजधानी है। तो अब इसमें दोबारा से प्रश्न खड़ा करने का क्या मतलब? साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हम सबको ये समझना चाहिए कि पहाड़ की परिस्थितियां कठिन है, पहाड़ का जीवन कठिन है, पहाड़ की भौगोलिक परिस्थितियां कठिन है, पहाड़ में खेती करना कठिन कार्य है, पहाड़ में रहना भी कठिन काम है। पहाड़ में जो जीवन है वो एक तरह से पहाड़ जैसे काटना होता है, ऐसे पहाड़ में जीवन काटना है। तो इसलिए हम सब ने जो राज्य बनाया, ये राज्य उत्तराखंड राज्य जो बना, इसमें हम सबका दृष्टिकोण रहना चाहिए कि पहाड़ में हम विकास की किरणों को अंतिम छोर तक पहुंचाएं, पहाड़ के नौजवानों को रोजगार की हम समुचित व्यवस्था करें और जो काम धामी जी की सरकार कर रही है, आप देखेंगे कि जितने बड़ी मात्रा में हमने रोजगार देने का काम इन 4 सालों में धामी जी नेतृत्व में किया, इतना पिछले 25 सालों में नहीं हुआ। तो पहाड़ के दर्द को समझना होगा। पहाड़ को मैदान से लड़ाकर जो लोग राजनीति करना चाहते हैं, उनकी राजनीति से पहाड़ का भला और राज्य का भला और तराई का भला होने वाला नहीं है। ना तराई का भला होगा, ना मैदान का भला होगा, ना भावर का भला होगा, ना पहाड़ का भला होगा। इसका भला तब होगा जब हम पहाड़ के लोगों के और भावर के लोगों के, तराई के लोगों की समस्याओं को समझें, कैसे यहाँ की खेती उन्नत हो, कैसे यहाँ उद्योगों का जाल बिछे, कैसे यहाँ लोगों को रोजगार मिले, कैसे हम नागरिक सुविधाएं दें, कैसे हम जहाँ पहाड़ के कोने कोने तक अस्पताल में डॉक्टर पहुंचाएं, कैसे हम सड़कों को वहां तक पहुंचाएं। और आप देखेंगे कि इसका एक बड़ा काम मोदी जी के आने के बाद इस राज्य को जिस तरीके की सहायता केंद्र से मिली है और जिस तरीके से राज्य आज जीडीपी दर में भी और हर मामले में अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है, उससे निश्चित रूप से विपक्ष में बौखलाहट है और बौखलाया वो विपक्ष इन मुद्दों से भागकर अब बिना मतलब की बातें शुरू करता है, जिसमें पहाड़ मैदान, तो नकल, तो ये, तो वोट चोर, फलाना। अब वोट चोर का देखिए बिहार में क्या हुआ। नहीं, नहीं सुना जी, वहां पर बात आप मत घुमाइए। बात ये बताइए सिर्फ कि उत्तराखंड में अगर ये यहाँ था, प्लेन के लोग यहाँ रहते हैं और तब जो पहाड़ के लोग थे वो रुद्रपुर में उतर के प्लेन्स में यहाँ के रहे हैं, तो क्या 15 साल के ऊपर जो लोग रहने वाले हैं, क्या मूल निवास पत्र उनको मिलना चाहिए? आपके भी बच्चे हैं, भतीजे हैं, जो उनके बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे, मूल निवास उनको चाहिए या नहीं? मूल निवास प्रमाण पत्र किसको चाहिए? किसी को चाहिए ही नहीं। स्थायी निवास प्रमाण पत्र चाहिए होता है। जो जातियां हैं, उन जातियों का बड़ा स्पष्ट कह दिया गया कि उत्तराखंड बनते समय जो भी इस राज्य का स्थायी निवासी था, उसको हमने एक तरह से इस राज्य का मूल निवासी माना है। जनजाति और जातियों को ही इस बात के लिए सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। मेरा स्पष्ट कहना है इस मामले में, फिर दोबारा से दोहरा रहा हूँ, मैं बड़ी स्पष्ट बात कर रहा हूँ कि कोई कहीं जाकर कारोबार कर सकता है, व्यापार कर सकता है, रह सकता है, उत्तराखंड के किसी भी जिले में कोई जा सकता है और देश के भी किसी प्रांत में कोई जा सकता है। देश ही नहीं, दुनिया में भी हम वीजा लेकर के और पासपोर्ट बनाकर जाते हैं। यहाँ के लोग विदेशों में जाकर काम करते हैं। ये जो इस तरह की बातें जो लोग कर रहे हैं, वो लोग थके हुए लोग, हारे हुए लोग, जिनको उत्तराखंड जनता ने नकारा है, ऐसे लोग अपनी जड़ें जमाने के लिए ये क्षेत्रवाद की बातें कर रहे हैं। जबकि उत्तराखंड का सैनिक देश की सीमा पर अपना रक्त बहाता है, अपनी जान देता है और जब वो जान दे रहा होता है तो चमोली के लिए, उत्तरकाशी के लिए, पिथौरागढ़ के लिए या ऊधम सिंह नगर के लिए नहीं,
बल्कि पूरे देश, पूरी भारत माँ के लिए अपनी जान देता है। उत्तराखंड के लोग राष्ट्रवादी लोग हैं। ये जो थके टूटे हारे दल जिनका अस्तित्व खत्म हो गया, जैसे यूकेडी था जिसका अब खत्म है वजूद यहाँ उत्तराखंड में, कांग्रेस है, देखा आपने बिहार में वो 4 सीटों पे आ गई, 6 सीटों पर, 7 सीटों पर। यही हाल उत्तराखंड में होने वाला अगला इनका। तो ये जो बौखलाए और डरे हुए लोग हैं, भाजपा की लोकप्रियता से, मोदी जी की लोकप्रियता से, धामी जी की लोकप्रियता से, सरकारों के काम से, जो लोग आतंकित हैं कि कैसे फेस करेंगे 2027, ये लोग अब नए नए मुद्दे गढ़ने में लगे हैं। इसलिए वो बातें उखाड़ी जा रही है। अरे आज से 25 साल पहले जब तय हो गया कि देहरादून राजधानी है, गैरसैंण ग्रीष्म का राजधानी है, तो आज सदन में तिलक राज बेड़ा हरीश रावत क्यों बेवकूफ बना रहे हैं? लखपत पटोला से मैं पूछना चाहता हूँ, बेहड़ जी उन पे नहीं बोले, मुन्ना सिंह चौहान की बात तो बहुत कह रहे हो। लखपत पटोला ने कहा कि 1950 के बाद जो आया वो यहाँ का मूल निवासी। अब पूछना चाहता हूँ लखपत पटोला जी से कि उस समय जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार थी, गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, और आपने भारत पाकिस्तान के बंटवारे से जो पाकिस्तान से लोग आए, पश्चिमी पाकिस्तान से, उन्हें सन 50 से लेकर सन 55 तक, 56 तक, 57 तक यहाँ अलॉटमेंट दिए, 60 तक दिए। और उसके बाद जब पूर्वी पाकिस्तान अलग बना बांग्लादेश के रूप में, उस विभाजन से पहले जो बंगाल से लोग आए थे, उन्हें भी हमने सन 75 तक, 74, 75 तक यहाँ बसाया है। और हमने नहीं बसाया, सरकार ने बसाया, विधिक रूप से बसाया है, उनको बकायदा अलॉटमेंट दे के बसाया है। तो आज ये बताइए कि वो लोग अगर उनसे कहा जाए तुम 1950 के पहले कागज दिखाओ, तो क्या वो पाकिस्तान लेने जाएंगे? क्या वो पूरी पाकिस्तान लेने जाएंगे? क्या यहाँ के जो पंजाबी समाज के लोग, सिख समाज के लोग, बंगाली समाज के लोग या अन्य समाजों के लोग जो यहाँ आए, अब वो कहाँ से कागज लेने जाएंगे? तो इस तरह की बात पर बेहड़ चुप है, इस तरह की बात पर बेहड़ नहीं बोलते। तो बेहड़ जी से पूछना चाहता हूँ, इस पर उनका स्टैंड क्या है? और ये भी पूछना चाहता हूँ कि हरीश रावत कह रहे हैं कि राजधानी गैरसैंण होगी, आप कह रहे हो नहीं होगी, तो कहाँ होगी? आप दोनों मिलकर बताओ जरा, किसकी बात सही है, किसकी गलत है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है? भाजपा का स्टैंड क्लियर है। उत्तराखंड में 1985 के बाद से पहले से जो लोग रह रहे हैं वो इस राज्य के परमानेंट निवासी हैं, और उनको राज्य की हर वो सुविधा मिलेगी, चाहे वो अनुसूचित जाति के हों, जनजाति के हों। मूल निवास पत्र उनको मिलेगा। मूल निवास की तो आवश्यकता ही किसी को नहीं है, मूल निवास जारी ही नहीं होता किसी स्टेट से। पहाड़ के लोगों को आवश्यकता है, पहाड़ को भी जारी नहीं होता मूल निवास। तो मूल निवास का मुद्दा मूल उठा ये निवास कैसे? संवैधानिक चीज है ही नहीं है। मूल निवास केवल जाति प्रमाण पत्र देने में जनजातियों को मूल निवास की आवश्यकता होती है कि उस स्टेट का व्यक्ति है, उस स्टेट का व्यक्ति उस स्टेट के जातीय उसका लाभ ले। ठीक है, मुन्ना सिंह चौहान या किसी का अगर मन में यह अप्रीहेंशन है कि भाई राज्य बन जाने के बाद लोग यहाँ लाभ लेने आ रहे हैं, तो 2000 के बाद जो लोग यहाँ आ रहे हैं, आप मान सकते हो एक बार को कि यहाँ का लाभ लेने आए होंगे। लेकिन जो उसके राज्य बनने के पहले से यहाँ रह रहे हैं, उन्हें क्या पता था कि राज्य बनने वाला है? तो आप कैसे कह रहे हो उनसे कि भाई आप 1950 कागज दिखाओ? वो 1950 का कागज मांगना ना कोई मांग रहा है, ना कोई मांग सकता है। ये संवैधानिक बाध्यता है। ये केवल गाल बजाने की बातें और लोगों का ध्यान आकर्षित करने की बातें हैं, ताकि उत्तराखंड के जो असली मसले हैं, जो जिले में मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं, एम्स बन रहा है, इंडस्ट्री लग रही है, इच्छा के खुरपिया में आप देख रहे हैं कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है, इन सब बातों से लोगों का ध्यान हटाकर उन बातों पे ले जाओ जो निरर्थक बातें हैं और जिन बातों पे अर्थ। यहाँ शुक्ला जी, एक चीज अगर देखी जाए तो अगर आपके वरिष्ठ विधायक हैं मुन्ना सिंह चौहान, जो कि एक विवादित बयान देते हैं और उनके पूरे प्रांत में उनके पुतले फूके जाते हैं और उनके गले में मालाएं डाली जाती हैं, मैं नहीं कह सकता क्या माला बना के डाली गई, आपने देखा होगा। ऐसे बयान भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे क्यों दे देते हैं? उनको एससी का दर्जा वो मांग रहे थे, कुछ गलत ऐसा क्या था? मेरा इसमें कहना है कि सदन के अंदर बोलते समय यदि किसी भावावेश में या किसी वजह से प्रेमचंद अग्रवाल के मुंह से पहाड़ शब्द निकला, तो उनको मंत्री पद से हटाए। तो फिर जो लोग बंगाली समाज को कह रहे हैं कि यहाँ के नहीं है, मुन्ना सिंह चौहान, कोई भी व्यक्ति पार्टी से ऊपर नहीं है, संविधान से ऊपर नहीं है। बंगाली समाज के जो लोग यहाँ रह रहे हैं, वो भी एक संवैधानिक व्यवस्था के तहत रह रहे हैं, वो भी इस देश के नागरिक हैं। अगर हम पूरी पाकिस्तान का भी उन्हें मानते हों, कांग्रेस के टाइम में उनको पूरी पाकिस्तान से आए हुए विस्थापित लिख के दिया जाता था। कितना अपमान था ये कि पूरी पाकिस्तान से आए हुए विस्थापित उनके स्थायी निवास सर्टिफिकेट लिखते थे। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ भाजपा सरकार का कि जिन्होंने स्थायी निवास पे से ये हटाया शब्द की पूरी पाकिस्तान से आए हुए। लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि ये पूरी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान बना, ये किसकी गलती से बना? देश बटा क्यों? और जो लोग वहां फंस गए,
जब आपने धार्मिक आधार पर देश का बंटवारा किया, तो फिर आपने उन लोगों की चिंता क्यों नहीं की जो लोग वहां थे? और अगर उसकी चिंता भी अभी मोदी जी और अमित शाह जी ने, मोदी जी की सरकार ने सीए लागू करके किया कि जो लोग पूरे पाकिस्तान से, पश्चिमी पाकिस्तान से या दुनिया के किसी भी हिस्से से जो लोग अल्पसंख्यक होने के कारण अगर हिंदुस्तान आते हैं, तो हिंदुस्तान का स्वाभाविक घर है और वो इस देश के नागरिक माने जाएंगे। जब सीए हम ही ने किया है, जी, तो फिर मुन्ना सिंह चौहान कौन होते हैं पूछने वाले? जी। तो इसलिए मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि भाजपा का दृष्टिकोण बड़ा स्पष्ट है, हमारी सरकार का दृष्टिकोण बड़ा स्पष्ट है कि हम लोग उत्तराखंड में रहने वाले हर व्यक्ति को इस देश का नागरिक मानते हैं। आप मुन्ना सिंह चौहान का क्या विरोध करते हैं इस बयान का? मैं 1 साल में 2 बार हो गया उनका। मैं मुन्ना सिंह चौहान जी के विचार से सहमत नहीं हूँ और ये उनके व्यक्तिगत विचार हैं, भारतीय जनता पार्टी के विचार नहीं। जी। दूसरी चीज़ एक आपसे क्वेश्चन और हमारा रहेगा। आपने अभी चुनाव की बिहार की बात आई, चर्चा में हमारे आपकी चर्चा में बिहार की बात आई और सरकार आप मैं यहाँ की बात करूँगा देखिए किच्छा की बात नहीं फिलहाल नहीं करूँगा। किच्छा के आप 2 बार एमएलए रह चुके हैं, फिलहाल इस समय पूर्व है। मैं रुद्रपुर की बात करूँगा क्योंकि रुद्रपुर में आपका निवास है। रामपुरा क्षेत्र में वैसे भी आप अगर आपको कहा जाए तो छात्र जीवन से आप नेतागिरी में है, नेता नगरी में रहे, आप एमपी, एमएलए और सब कुछ रह चुके हैं। 20,000 वोट लगभग रामपुरा बस्ती में है, मलिन बस्ती में और आपको भी बड़ा अच्छा मानते हैं। वहाँ पर अभी यहाँ विधायक, पूर्व विधायक और प्रेजेंट टाइम के विधायक में दोनों में बड़ी जुबानी जंग हुई थी। क्या उसका असर उस पर चुनाव में आएगा? 2027 की रणनीति क्या रहेगी? देखिए 2027 की रणनीति बड़ी स्पष्ट है। उत्तराखंड में सुशासन देने का काम, गुड गवर्नेंस का काम और राज्य को विकास में नित्य नए सोपानों तक ले जाने का काम पुष्कर धामी जी की सरकार कर रही है। और हमारे केंद्रीय नेतृत्व जो है माननीय मोदी जी हैं, उन्होंने भी उत्तराखंड से अपना विशेष लगाव दिखाते हुए ये कहा कि आने वाली सदी जो है वो उत्तराखंड की सदी है, 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक है। और इस दृष्टिकोण से वो लगातार यहाँ आ रहे हैं और हमें बजट भी पूरा दिया जा रहा है। तो जो हम उस आधार पे काम कर रहे हैं पूरे देश और प्रदेश में, उसको हम चुनाव का मुद्दा बनाएंगे। अब रह गई कोई स्थानीय स्तर पे कोई जंग कर रहा है, जुबानी जंग कर रहा है, तो मुझे लगता है कि जब भी हम कभी बोले, भाषा की मर्यादा रहनी चाहिए। कोई बोले, जी। चाहे भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति बोले, चाहे विपक्ष का बोले, तो उस समय के बयान आपने देखे होंगे। हमने एक दूसरे की मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए निश्चित रूप से। लेकिन जब क्या होता है कि हम पर कोई आरोप प्रत्यारोप लगाता है तो हमें उसका जवाब देना पड़ता है। और जिस भाषा में लगाता है उससे मिलती-जुलती भाषा इसलिए बोलनी पड़ती है, वरना लोगों को लगता है कि यही गलती होंगे, यही गलत होंगे। तो ये रुद्रपुर का पहले भी मैं देखता था, जब तिलकराज बेहड़ यहाँ थे, तो यहाँ रोज वो राजकुमार ठुकराल से बहुत जुबानी जंग करते रहते थे और दुनिया भर का मारा-मारी, झगड़ा-फसाद होता रहता था। आपको याद होगा हमारे यहाँ किच्छा में मैं 10 साल एमएलए रहा, कभी कोई विवाद नहीं रहा, जिनसे मैं जीता या हारा, हम लोग बड़े प्रेम से आपस में बातचीत करते थे। लेकिन जब से वहाँ गए हैं, आप देखते होंगे वहाँ भी रोज कोई न कोई आरोप, प्रत्यारोप, झूठ, सच, गाली-गलौज। कभी वो चाहते हैं कि मुझे चोर साबित कर दें, कभी वो चाहते हैं मुझे डाकू साबित कर दें। कोई बड़ी बात नहीं है कि वो मुझे अभी चुनाव से पहले-पहले हत्यारा ना साबित कर दें, रेपिस्ट साबित ना कर दें। वो कोई भी हथकंडा ऐसा लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। वो चाहते हैं कि राजेश शुक्ला चुनाव हार गया, लेकिन मेरा भय सता रहा है, मेरा भूत सता रहा है उनको, कहीं ऐसा ना हो कि फिर से जीत जाए, मुझे हरा ना दे। इसलिए चुनाव के पहले-पहले राजेश शुक्ला की चरित्र हत्या कर दो, उनके बारे में अफ़वाह फैला दो, झूठ फैला दो। तो ये जो भी करता हूँ मैं कह रहा हूँ, कोई भी, चाहे हमारे दल का हो, चाहे दूसरे दल का हो, कोई भी इस तरह की भाषा बोलता है, तो वो भाषा स्वीकार्य नहीं है राजनीति। शुक्ला जी एक सवाल मेरा और होगा आपसे कि आपने किच्छा में मतलब वहां पर एक झगड़ा मुक्त कहे आपने जैसा बताया रुद्रपुर का क्या होगा? रुद्रपुर में मैं यही जानना चाहूंगा कि रुद्रपुर में इस समय जो चल रहा है माहौल, इस समय लोग जो निचुल भूमि पर रहने वाले लोग हैं उनके दिलों में धड़कन रहती है बुलडोजर की कि किस समय बुलडोजर आकर के हमारा मकान गिरा देगा, और जो नई लोग जगह खड़े उसके मीटर नहीं लग रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? और दूसरे आप चुनाव कहां से लड़ेंगे ये भी आज कंफर्म कर दिए, आप चुनाव किच्छा से या रुद्रपुर से? देखिए, रह गई बात इसकी कि नजूल भूमि, तो नजूल भूमि पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नजूल भूमि को फ्री होल्ड करने का निर्णय लिया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने ऐतिहासिक रूप से एक बहुत लंबी समस्या थी, इसका हल निकाला और उसमें ऐसा स्लैब बनाया कि जो गरीब आदमी है, उसको बहुत न्यूनतम, बहुत थोड़े से शुल्क में उसको ज़मीन को फ्री होल्ड किया गया। और 50 वर्ग मीटर से कम पर तो शायद बहुत ही ना के बराबर शुल्क लिया है। जी जी जी। अब इसके बावजूद अगर किसी को भय सता रहा है तो गलत सता रहा है। अब कोई
अगर एकदम से सड़क पे बैठा है, कोई एकदम से रेल के ऊपर बैठा है, कहीं कोई ऐसी जगह अतिक्रमण करके बैठा है, यहाँ से उसको हटना है। नहीं, वहां से तो नहीं हटना यहाँ है, से तो हटना लेकिन है। जो रोडों से लेकिन दूर। बाकी लोग जो जहाँ रह रहे हैं तो उनको तो कोई उजाड़ने नहीं जा रहा है, कोई बुलडोजर नहीं चल रहा है। कहाँ चल रहा है बुलडोजर बताइए? अब नहीं, अभी अभी आप पहाड़गंज में कहें तो बहुत अंदर 1 किलोमीटर अंदर जाकर के बुलडोजर अंदर चला। जाके फिर वहाँ उनको क्या होगा, जो किसी योजना के तहत एक जमीन पहले से प्रस्तावित थी, सरकार ने जमीन निकाली और जमीन सरकार ने कहा इसमें हम ये बनाएंगे, और वहां जाके कोई कब्जा कर ले रहा है, तो एक तरह से वो अतिक्रमण है। जी। लेकिन फिर भी हमारी पार्टी का और हमारी सरकार का एक दृष्टिकोण रहता है कि अगर कोई अतिक्रमणकारी भी है तो हम उसे कहीं ना कहीं उसे कोई ठिकाना दें। जैसे आपने देखा होगा कि रोडवेज से जो लोग हटाए गए थे उस समय सड़क के किनारे, तो उनको वेंडिंग जोन बना के दिया है ताकि उनकी रोजी रोटी बंद ना हो जाए। जी। तो अगर ऐसा कोई मामला होगा तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से बात करके ऐसे लोगों के लिए भी कोई ना कोई जगह दिलाने का काम करेंगे ताकि वो बेघर ना हो जाए। रह गई चुनाव की बात, बड़ा स्पष्ट है कि मैं किच्छा से 2 बार विधायक हूँ, इस बार भी लड़ा हूँ और मुझे 40,000 से अधिक वोट पड़े। जी। दुर्भाग्य से मैं हार गया, अलग बात जी। है। जी। जी। मैं 4 साल से किच्छा की तैयारी कर रहा हूँ जी। और मैं किच्छा से ही लड़ूंगा, इसमें कोई किसी को संशय नहीं होना चाहिए। जी। और वैसे तो पार्टी ने हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करता है, हम तो तय करने वाले हैं नहीं। जी। हमें लड़ना भी है कि नहीं लड़ना है, कि रुद्रपुर से लड़ना है कि काशीपुर से लड़ना है, कि गुदरभोज से लड़ना है, गदरपुर से कहाँ लड़ना है, या रुद्रपुर से लड़ना है, ये हम लोग तय नहीं करते। हमारे यहाँ पार्टी तय करती है। पार्टी कह देगी उठो जाओ बिहार चुनाव में तो वहां जाना पड़ेगा, जाओ बंगाल चुनाव हो रहा है वहां जाना पड़ेगा, दिल्ली पहुंच जाओ वहां जाना पड़ेगा। पार्टी कह देगी लड़ना है चुनाव, लड़ना पड़ेगा। पार्टी कहेगी नहीं लड़ना है, नहीं लड़ेंगे। तो पार्टी जहां कहेगी वहां लड़ेंगे, लेकिन अगर मेरी जहां तक प्रश्न है, मैं किच्छा में तैयारी कर रहा हूँ और किच्छा से ही लड़ूंगा। शुक्ला जी, एक चीज और हमारे लास्ट में जाते जाते एक सवाल और हमारा होगा कि आपने किच्छा मुक्त किया परेशानियों से और कई चीजों से, लेकिन रुद्रपुर में आपका निवास है, तो आपका भी याद बनता है कि रुद्रपुर नशा मुक्त और मौत मुक्त कैसे होगा? नशा लोग ज्यादा कर रहे हैं और ये ओवरलोड जो डंपर है उससे लोगों की जाने जा रही, मौतें हो रही, उसके लिए आप क्या कहें? नहीं, ये आपने एक बहुत अच्छा और बहुत मौजूद सवाल पूछा है और बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। निश्चित रूप से जो ये नशा है, नशे से हमारे युवा, खासतौर से जो तरुण युवा हैं, जो जो बालक से युवा बनते हैं, उन पर कुछ गिरोह हैं देश में, दुनिया में लगे हुए हैं जो उनको नशे गिरफ्त में डालते हैं और फिर उनके जरिए नशे कारोबार को आगे बढ़ाते हैं। तो उस पर सजग रहने की आवश्यकता है। और रुद्रपुर चूंकि जिला मुख्यालय का शहर है, आबादी बढ़ गई है, तो यहाँ इस तरह की घटनाएं लगातार सुनने में आ रही हैं और यहीं नहीं आ रही हैं, किच्छा में भी और कई जगहों पे इस तरह की दिक्कतें हैं। सरकारों का प्रयास तो अपनी तरफ चलता रहता है, मिशन भी चलते रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि समाज को जागरूक होने की आवश्यकता है। अगर हम पेरेंट्स हैं, गार्जियन हैं, तो हमें भी देखते रहना चाहिए कि हमारा बच्चा किन लोगों के साथ उठ बैठ रहा है, किस संगत में है, क्या कर रहा है। क्योंकि नशा केवल यही नहीं है कि केवल वो उसने नशा कर लिया और अपना जीवन उसका खराब हुआ, बल्कि उस ऐसी गंभीर बीमारियों के चपेट में बच्चे आ जाते हैं कि पूरा परिवार सफर करता है। फिर पूरे परिवार के लिए आर्थिक क्षति भी होती है और एक नौजवान हाथ से निकल जाता है। तो इस बुराई के खिलाफ मेरा भी शहर में घर है, मैं भी यदा-कदा अधिकारियों से, प्रशासनिक अधिकारियों से कहता रहता हूँ, लेकिन मुझे आज आपसे बात करके लग रहा है कि इस पर एक सामाजिक और एक एक लोगों को जागरूक करने का एक आंदोलन चलाना होगा और लोगों को जागरूक करना होगा, ताकि हम इससे लोगों को निजात दिला पाएँ। शुक्ला जी, पुलिस बड़ा अच्छा काम कर रही है। हमारे यहाँ के जो एसएसपी मणिकांत मिश्रा जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सारे उनकी प्लानिंग अच्छी है, बहुत कुछ अच्छा है। अच्छा लगता है, जरा सी कोई भी गलतियां करता है वो अगर पकड़ के जाता है तो उसकी टांग में गोली भी मार देते हैं। और हालांकि उसकी जिंदगी नष्ट नहीं होती, गोली भी सही तरह से मारी जाती है या लगती है। लेकिन लोगों के अंदर भय पुलिस का क्यों नहीं है? कारण क्या है? किस पर ये सवाल उठता है? देखिए, अभी इस पे एक बहुत लंबी चर्चा का विषय है। सर, आप शॉर्ट में बताइए। बहुत लंबी चर्चा का विषय है। आज लोगों को, हम लोगों के ज़माने में माता-पिता का बड़ा भय रहता था। हम जवान हो जाते थे तब भी पिता को अधिकार था, चाँटा मार देते थे। आज कोई पिता अपने बच्चों को मार के दिखाते हैं। स्कूल में मास्टर साहब, गुरुजी का बहुत डर रहता था। आज के गुरुजी डंडा मार के दिखाते हैं। तुरंत घर के लोग पहुँच जाएँगे लड़ने के लिए और मीडिया पहुँच जाएगा, आपने क्या डंडा मार दिया। तो क्या है कि समाज में निरंकुशता तो आई है, भय खत्म हुआ है, लोक लाज खत्म हुआ है, समाज का डर खत्म हुआ है, कानून का डर भी खत्म हो रहा है। लेकिन जब इस तरह के अधिकारी आते हैं, जैसे मणिकांत जी हैं या अन्य अधिकारी इस तरह से आते हैं, जो कानून का राज कायम करने के लिए कुछ सख्ती बरतते हैं। मैं नहीं कह रहा कि उन्होंने गोली मारी होगी। नहीं, गोली मारने का सर इसलिए कह रहा हूँ मैं पत्रकार होकर इसलिए कह रहा हूँ कि अच्छा काम है, डर नहीं है। किसी अपराधी को पकड़ने गए और वो मुकाबला करने लगा या वो भी गोली चलाने लग गया, तो
पहले शुरू में पुलिस कमर के नीचे ही गोली मारती है। नहीं वो जान से वो मारना नहीं मुठभेड़ में चाहती। ही मारती है। मुठभेड़ में ही लगती है गोली। बिल्कुल सही। तो लग गई होगी, गोली लगती है, अच्छी बात है, अपराधी में डर होना चाहिए। और ये आप सही कह रहे हैं कि चिंता का विषय है कि अपराधियों में डर कम क्यों है। इसमें हमें हमारे कानून को भी सख्त होना चाहिए, न्यायपालिका को भी थोड़ा और ध्यान देना चाहिए। लोगों को लगता है कि अपराध कर लेंगे और कोर्ट से जमानत लेके आ जाएंगे। तो ऐसे मामलों में जहाँ जो एक तो ये है कि किसी से अपराध अचानक हो गया और एक आदतन कोई अपराधी है, तो जो आदतन अपराधी है, जिसका आपराधिक इतिहास है, जो अपराध करता है, उनको जमानत देते समय कोर्ट को भी, मुझे लगता है, मैं आग्रह करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, जो जजेस हमें सुन रहे हो, कि आप लोग दो मतलब धारा भले एक ही है, लेकिन दृष्टिकोण होना चाहिए कि आदतन अपराधी है या किसी अचानक किसी इंसिडेंट में से अपराध हो गया। तो अगर अचानक किसी अभाववेश में किसी अपराध हो गया हो तो उसको भी, उसके साथ भी कानून ऐसे ही काम करेगा, लेकिन जो आदतन अपराधी हैं उनके साथ थोड़ा और सख्त होने की आवश्यकता है। जी दोस्तों, बहुत बड़ा इंटरव्यू हो गया और मैंने ज्यादा कुछ समय ले लिया। मैंने अभी शुक्ला जी से मैंने जितने भी क्वेश्चन किए, उन्होंने बड़े ही बेबाकी से सारे क्वेश्चनों का उत्तर दिया है। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बने रहें स्वागत समाचार 24 के साथ। मैं जय हिंद।